हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश टिप पर। दोस्तों, हमने अभी 9 दिनों की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। आज हमारा टारगेट डे 10। तो आज कुछ स्पेशल बताऊंगा, और इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। कुछ मित्रों का कमेंट और डाउट भी था कि भैया टॉपिक जो है वो लिखते टाइम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, ताकि हम जो प्योर इंग्लिश वाले हैं उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आज से उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में मैं दोनों लिख रहा हूँ भाई, और दोनों भी डिस्क्राइब भी करूँगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात, जिनका भी कमेंट है कि हमारा जो बुक है वो पुराना एडिशन है या फिर 4-5 साल पहले का है, तो भाई आप अगर 4-5 साल पहले का है तो प्लीज़ अपडेट बुक ले लो। अभी अपडेट बुक लेने से क्या फ़ायदा है, आपको लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी कंसेप्चुअल नया जो क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है टीसीएस का, वो पता चल जाएगा। और इस प्रकार आप उस तरीके से उस कंसेप्ट को पढ़ोगे और सीखोगे, फिर उस तरीके का नए क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर वैसा क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए पुराने बुक्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। अगर बुक अभी अपडेट है तुम्हारे पास ऑलरेडी किसी भी पब्लिकेशन का, तो तुम पढ़ो उससे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किरण ही खरीदो, ब्रह्मास्त्र खरीदो। आपके पास अगर बुक नए हैं, अपडेटेड है, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो आप उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत भाई बहन का कमेंट आया था कि भैया हम किसी टीचर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। अभी वीडियो लेक्चर पेड क्लासेस जो है वो लिया है उन्होंने, और इसके साथ साथ टारगेट फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेशली जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का देख रहे हैं, तो मैथ का अगर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको मेरा ब्रह्मास्त्र को बनाने की उस दिन ज़रूरत नहीं है। आप क्लास देखिए, क्योंकि क्लास एक बार बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो आपको फिर रिवीजन करने में आसानी होगी। तो क्लास देखकर नोट्स बनाइए। रिवीजन के टाइम पे आप ब्रह्मास्त्र 2.0 को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ नोट्स को अपना रेफ़र करिए। तो आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको ब्रह्मास्त्र को पलट के देखने में। आप क्लास करिए, क्लास के नोट्स से और क्लास के जो भी आप लेक्चर से आप सीख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस में अप्लाई करिए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि लेक्चर देख रहा हूँ तो फिर ये कैसे कवर करूँ। और धीरे धीरे आदत डालिए, क्योंकि अभी 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम्स जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपका डोज बढ़ा दूंगा, वैसे वैसे आपको टाइमिंग्स बढ़ाना है। आपका रूटीन में आपको मैक्सिमम टाइम देना है पढ़ाई पे, तभी सिलेक्शन आसान होगा भाई। थोड़ा बहुत मेहनत करने से नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टारगेट। और जब हमारा एनसीईआरटी का सीरीज ये 9th क्लास का जो ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, अभी आज 8 या 9 चैप्टर है, तो अगर जब ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर का एक विश्लेषण नोट्स या फिर एमसीक्यूज वाइज आपको समझाने का प्रयास करेंगे किताब से ही, कि आपको किन किन नोट्स पर ध्यान देना चाहिए, और ये नोट्स एग्जाम में पूछते हैं तो किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर बताऊँगा। एक एनसीईआरटी का सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज है आपका टारगेट डे 10। अभी तक ने हमने 9 दिनों का टारगेट कंप्लीट कर लिया है और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। तो 10वें दिन में थोड़ा सा डोज बढ़ने वाला है, और धीरे धीरे डोज बढ़ता ही जाएगा, इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। आज अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में लिखूंगा। जो भी भाई प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने एवरेज जो है कल तक कंप्लीट कर लिया था, और उसके 8, 9 और 10 जो 3 टाइप्स बचे हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको सॉल्व करने के लिए बताया था। तो सॉल्व कर लिए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और जिनका भी डाउट्स आता है वो यार ग्रुप में डाला करो, वो मेरे को पर्सनली डीएम करने से नहीं होगा। ग्रुप्स में डाले तो आपको सीखने का मौका मिलता है, कोई भी आपको बता सकता है, ठीक है। तो आज मैथ्स में शुरू कर रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये एक बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक आप अगर बोले तो अर्थमेटिक का एक बेस चैप्टर है, जो हर चैप्टर में मैक्सिमम चैप्टर्स में ये रेशियो का काम आता है। आपको कैसे कवर करना है, तो अगर आप किसी भी टीचर का लेक्चर देखते हैं या फिर क्लास है आपकी, या फिर कोई भी आपके पास बुक है, तो उस बुक से आपको पढ़ना है। अगर नहीं है तो ब्रह्मास्त्र लेना है। ब्रह्मास्त्र के ऑल कंसेप्ट पढ़ने हैं। रेशियो में अगर देखेंगे तो 5 या 6 कंसेप्ट होंगे, और प्रोपोर्शन में 1 या 2 कंसेप्ट होंगे। इन सभी को पढ़ना है, थ्योरी कंप्लीट करना है पूरा। और बात करें अगर हम रेशियो की, तो रेशियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट से हम बड़े बड़े सवालों को, जैसे एवरेज के सवालों को, बड़े बड़े मेंसुरेशन के सवालों को, बड़े बड़े ये अर्थमेटिक के सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसलिए आपका जो भी अर्थमेटिक है इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने रेशियो से स्टार्ट कराया। अब इसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चंस जो है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये सब हम चैप्टर्स को आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करें अगर थ्योरी की, तो थ्योरी जब आप कंप्लीट कर लेते हो वीडियो से, बुक से या फिर ब्रह्मास्त्र से, तो आपको किरण पब्लिकेशन उठाना है। किरण पब्लिकेशन अगर है तो, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप कहीं भी उठाओ, बस नया अपडेट होना चाहिए, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। तो आपको किरण पब्लिकेशन के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बनाना है। इन सबको मिलाकर लगभग 180 से 85 क्वेश्चन, मतलब 180 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए। तो आपको ये सब सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा रहा था, तो क्लासिफिकेशन में आपने टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट कर लिया होगा। टाइप 3 के बाद जो पीछे का आपका क्वेश्चंस थे वो सब आपने डाला भी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका कोई भी डाउट नहीं है। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट आज करेंगे, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान भी कह सकते हो, भारी भी कह सकते हो, लेकिन आसान चैप्टर है। एक बार कंसेप्ट सीखने के बाद आपको इसमें कभी भी गलती होने का गुंजाइश नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कंसेप्चुअली, क्योंकि कभी कभी इसमें मैथमेटिकल रूप से हम मतलब आपके पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं और आप शॉर्टकट इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए मैंने जो लिंक प्रोवाइड करा है ग्रुप में, उस ग्रुप से पीयूष परसोना सर का वीडियो लेक्चर देख लो, और उसके बाद अगर बुक्स है तो बुक्स से पढ़ो, वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखना है तो, या फिर किसी टीचर से आप कोर्स लिए हैं तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और इन सभी को पढ़ने के बाद लिंक जो है आपको प्लस ट्यूब डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, किरण का जो है टाइप 1 किरण पब्लिकेशन, अगर कोई बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो किरण का ही प्रैक्टिस करो, टाइप 1 आप बनाओ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज सिर्फ आपको टाइप 1 ही सॉल्व करना है। टाइप 1 में जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए रखे हैं और मैं 1-2 एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसको कर सकते हो। ठीक है। तो आपको टाइप 1 कंप्लीट करना है डायरेक्शन का। और इसके बाद हम बात करेंगे आज जीके की। तो जीके में अभी तक इतिहास में हमने पढ़ लिया था कि मगध राज्य थोड़ा सा, और सिकंदर और मौर्य साम्राज्य का परिचय के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य कब स्थापित हुआ था, कहाँ था, उसकी परिपाटी क्या थी, पटना में कैसे कैसे, वो सब पूरा राजगिरी, मगध, ये सब पढ़ा था हमने। आज हम बात करेंगे पहले शासक जो है बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार का पूरा परिचय पढ़ना है, उनके बारे में उन्होंने क्या कार्य किया, कि उनके समय में मौर्य शासनकाल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या विकसित हुई, ये सब पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अशोक। तो अशोक जो है बहुत ही लंबे चैप्टर हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक रहे हैं अशोक। तो अशोक के लिए आपको पढ़ना है परिचय उनका पढ़ लो, पहले शिलालेख के बारे में पढ़ लो और स्तंभलेख के बारे में पढ़ लो। बाकी उनकी जो राज व्यवस्था थी और उनके बारे में जो भी बौद्ध धर्म और अशोक से रिलेटेड जो भी बातें थी, उनको हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो कम से कम आधा जो टॉपिक्स है, कंटेंट जो है, वो आपको आज पढ़ना है। ठीक है। अब बात करें हम लोग अगर ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अभी आप भूकंप पढ़ लिए होंगे कि भूकंप का जो तरंग है वो कौन कौन से टाइप के तरंग होते हैं, भूकंप का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है, क्यों होता है, और कैसे वहाँ से उद्गम होती है, तो किस तरीके से तरंग मूवमेंट होता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। स्थलाकृतियाँ में मैंने कल पर्वत दिया था आपको, माउंटेन, तो पर्वत पढ़ लिया होगा, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से किस पर्वत के उदाहरण हैं, ये सब पढ़ लिया होगा। तो आज आपको पढ़ना है प्लेसू, मतलब पठार, कौन कौन से पठार हैं, पठार क्या होता है, इन सब के बारे में। इसके बाद प्लेन ट्रैक, मतलब मैदानी क्षेत्र, मैदान, भारतीय मैदान के प्रकार, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन से राज्य क्षेत्र और सीमा में फैले हुए हैं। इसके बाद कोस्टल एरियाज़, मतलब तटरेखा। तो तटरेखा में आपको जो भी तटरेखा कैसे निर्मित होती है, कौन कौन सी तटरेखा है, इसके बारे में पढ़ना है। और फॉरेस्ट पढ़ना है, वन का टाइप्स क्या होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो इन सब के बारे में पढ़ना है आपको ज्योग्राफी में। तो ये 4 टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है। अब बात करें अगर हम लोग पॉलिटी में, तो आज पॉलिटी में आपको कल तक तो आपने पढ़ा था, नागरिकता मैंने कंप्लीट कराया था, और फिर मौलिक अधिकार में थोड़ा परिचय पढ़ने के लिए बोला था शायद, और स्वतंत्रता अधिकार। तो आप आज पढ़ेंगे निवारक निरोध। ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार का ही एक हिस्सा है निवारक निरोध। उसके बाद निवारक निरोध जो है इंग्लिश में आप देख लेना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए आज थोड़ा सा आसान होगा, और उम्मीद है कि आपको अब समझ आ रहा होगा, और मैं साफ साफ अब लिखने का भी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है।
और जब बोर्ड आ जाएगा तो सामने सामने बोर्ड पे ही बताऊंगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी मार्कर से लिखने में। अब बात करें हम लोग दूसरा जो है निवारक निरंकुशवाद, स्वतंत्रता के बाद एक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, ये जितने भी मौलिक अधिकार है ये एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है और तनी सा भी मिस्टेक इसमें नहीं करना है। अब शोषण के विरुद्ध मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो इसको भी पढ़िए आप। इसके बाद संस्कृति, शिक्षा एजुकेशन, उसके बाद संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक उपचार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बारीक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करें हम लोग मौलिक अधिकार में संशोधन कि मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन कब किया गया और क्यों किया गया, और कौन से संशोधनों को, कौन से अधिकारों को निकाल करके मौलिक अधिकार में से दूसरे अधिकार में रख दिया गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, संपत्ति का अधिकार जिसको बोलते हैं हम लोग, तो संपत्ति का अधिकार को संशोधित किया गया था और संशोधित करके उसको मौलिक अधिकार में से निकाल कर उसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। ठीक है, न्यायिक अधिकार में डाल दिया गया था। तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ना और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर करना, आर्टिकल्स को कवर करना, और जो भी पॉइंट्स है, छोटा छोटा पॉइंट है उसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में पूछते हैं और आप सीधे सीधे कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो छोटा पॉइंट पे ध्यान नहीं जाता है और ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। तो इसलिए हर छोटे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखो, पढ़ो, समझो। ठीक है। और पॉलिटी जो है बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार में समझ लेते हो, एक बार में पढ़ लेते हो तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो पॉलिटी पढ़ो, फिर रिवीजन करेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का रिवीजन, ये 3 सेक्शन जो चल रहा है आपका, इसका रिवीजन होगा। और फिर इसके रिवीजन के बाद आपका दूसरा चैप्टर जो है, जैसे इकोनॉमिक्स बकाया है, उसके बाद आपके जो भी साइंस के चैप्टर हैं उन सबको हम लोग एक साथ उठाएंगे। सिविक्स को अभी ख़त्म करने के बाद फिर मिसलेनियस और स्ट्रेटेजी के पार्ट को लेते हुए, करंट अफेयर्स को लेते हुए उन सबको बढ़ाएंगे आगे, इनको रिवीजन करेंगे। 100 डेज़ कंप्लीट होने तक आप एकदम माहिर हो जाओगे जीके में। उसके बाद 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में ओनली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, बस मेहनत करते रहना है। जो भी डाउट्स है आप टेलीग्राम चैनल पर पूछिए, पूछते रहिए और सीखते रहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, IPL का समय है, IPL पे ध्यान मत देना भाई। IPL जीवन भर आएगा, लेकिन NTPC का एग्ज़ाम एक बार छूट गया तो फिर अगले साल ही आएगा। ठीक है, तो अगले साल आप IPL देख सकते हो, लेकिन अगले साल आपकी स्थिति क्या रहेगी, क्या नहीं, हो सकता है अगले साल मैं टारगेट देने वाला ना रहूं। तो इसलिए इस बार जी जान लगा दो, मेहनत करो। ठीक है, और पूरे टॉपिक्स को, पूरे पॉइंट्स को जितना भी देता हूँ मैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रहा हूँ, उन सबको अच्छे से पढ़ो। और ये चुनिंदा है, क्योंकि मैं लाइन से ऐसे ही पूरा भेड़िया दशांतरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइन से जैसे मैंने तैयारी करी थी NTPC 2019 की वैसे ही आपको दे रहा हूँ। बस डिफरेंस यह है कि अभी मैं छोटा टॉपिक्स दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ। मैं अपने समय में थोड़ा ज़्यादा करता था, क्योंकि वो मेरे आपके ऊपर भी जब जुनून सवार होगा कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप भी इससे भी ज़्यादा फिर करने लगोगे, कहोगे भैया टॉपिक्स थोड़ा बढ़ा दो, अभी कम चल रहा है। ठीक है। अब बात करें साइंस की, तो NCERT का 9th का चैप्टर 9 आपको पढ़ना है। इसमें 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम NCERT के एग्जाम्पलर को सॉल्व करवाएंगे। एग्जाम्पलर्स में एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस है, और पिछले ग्रुप डी, NTPC या फिर जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें डायरेक्ट एग्जाम्पलर से डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन पूछा गया है। वो फिगर वाला हो या डायग्राम वाला हो, या फिर डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है भी है वो पूछा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देंगे। आई विल स्टार्ट। ठीक है, जब NCERT खत्म होता है तो 9th का सीरीज एक बार ख़त्म करेंगे, फिर 10th के क्लास के पढ़ेंगे। उन दोनों को NCERT को जब आप पढ़ लीजिएगा बड़े तरीके से, तब एक प्रॉपर बुक को स्टार्ट करना है, और उसके बाद देखिएगा साइंस भी कितना अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से भी बहुत लाभ मिल रहा होगा, और अपने साथियों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आज के टारगेट के लिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। डाउट्स तो कमेंट में आप पूछते ही हैं और पूछते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।